प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख करेंगे वितरण। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मैसूरू में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए देंगे मंत्र। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य बसों से निकला विधायकों और पार्षदों का काफिला। मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट के साथ करेंगे दर्शन। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के नतीजों को लाहौर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। नवाज शरीफ समेत कई नेताओं की जीत को दी गई चुनौती। पीटीआई का जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। गत विजेता भारत छठी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ की जनजातीय आबादी के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त का वितरण करेंगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गाँवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये जारी करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तलवाड़ परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री रेल परियोजनाओं के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपशिष्ट डंप साइट, रिमीडिएशन, विद्युत सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज मान रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के जरिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा जनजातीय समाज के लिए देश भर में, खासकर मध्य प्रदेश जैसे डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में किए गए कामों का ब्यौरा देने की कोशिश करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में पेसा नियम लागू करने के साथ ही वनोपज का उचित दाम दिलवाने के अलावा राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। आपने देखा होगा कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों बहनों के विकास की जो योजना है, आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की हम बात करते हैं, घर में शौचालय निर्माण की बात करते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, मुझे कहते हुए खुशी है कि जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले। समस्त हमारी जितनी शासकीय योजनाएं हैं
लोकल राज्य स्तर की, वो उसमें शामिल रहेंगी, जिसमें खासकर ट्राइबल एरियाज की योजनाएं हैं। इसी के साथ साथ NHAI और रेलवेज की भी कुछ परियोजनाएं हैं जो कि भारत सरकार की ओर से वो अपना हमारे मध्य प्रदेश के लिए लोकार्पित करेंगे। अप्रोक्सीमेटली अभी 1 लाख के आसपास लोगों की हमने तैयारी करी है, तो इसी हिसाब से हम लोग पूरी प्लानिंग भी कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे तो पूरा एरिया भी हमने अच्छे से उसको टेंटेज करके और बैरिकेडिंग करवानी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और इसी हिसाब से पूरी हमारी प्लानिंग है। भाजपा को लगता है कि जनजातीय वर्ग उसके साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने वो सब किया जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री के झाबुआ आने से सीधा लाभ जनजातीय वर्ग को मिलेगा। अच्छा लग रहा है, वो आ रहे हैं तो हर घर में नल की सुविधा देने का वादा कर रहे हैं, हर गांव में सड़क वगैरह, बिजली वगैरह सब सुविधा करने का वादा कर रहे हैं और यहाँ कई काम लेकर आ रहे हैं, वो पूरे भी किए हैं उन्होंने और आगे भी कर रहे हैं। वो अपने ही नज़रिए से देखते हैं, अपने मतलब आम पब्लिक को भी अपने समान ही समझते हैं। वो ऐसा वादा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी आ रहे बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और पहले भी आए थे बहुत अच्छा लगा, और आ रहे हैं तो नल फिटिंग और रोड वगैरह घर घर पहुंचेंगे, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आए। और जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, जो पहले भी वादे किए थे वो भी किए, और अभी फिर जो भी कल आ रहे हैं वो कहेंगे वादे वो पूरे फिर से करेंगे, और आज तक करते आए तो करेंगे जरूर। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जिले में मतलब मोदी जी ने एक राम भगवान ही आ रहे हैं हमारे लिए, तो अब सोच लो कि हम कितना अच्छा फील कर रहे होंगे कि उनके आने के। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे झाबुआ आए, उसके लिए हम सबसे पहले तो उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं उनका कि वो हमारे यहाँ आ रहे और हमारे लिए कई सौगातें लेके आ रहे। प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, और अभी प्रधानमंत्री PM राय स्कूल खुल रहे हैं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, सभी जगह PM किसान सम्मान निधि है, ऐसी कुछ योजनाएं 4 से 5 वर्ग के अपने आर्थिक स्थिति को जनजाति लेवल को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो जमीनी स्तर जो अच्छी है वो प्राइवेट में है, वो सबसे अच्छी योजना है वो तो 5। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई अन्य सीटों पर भी जनजातीय वर्ग के मतदाता प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस सम्मेलन के जरिए भाजपा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। उत्साह है भाजपा में। एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज जो है वो भाजपा इस रैली के जरिए करने भी जा रही है। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव झाबुआ में मौजूद हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जो अलग अलग जो जनजातीय आबादी है उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी अभी हम सुन रहे थे, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उनके लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मुहैया होनी चाहिए थी उन तक नहीं पहुंची, लेकिन अब उनके घर पानी भी पहुंच रहा है, बिजली भी आ रही है, और जो सड़क व्यवस्था है वो भी अब दुरुस्त होती उन्हें नजर आ रही है। किस तरह का लाभ जो है इस पूरे क्षेत्र को मिलने जा रहा है? देखिए, जब इतना लाभ लोगों को अगर मिला है तो जिसकी वजह से मिला है और वो जब उनके बीच पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत ही भव्य अंदाज में होगा, ये स्वाभाविक है। तस्वीर पहले देख लीजिए, मैं कैमरामैन को बोल रहा हूं, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा जनजातीय रंग में जो है वो इस मंच को सजा दिया गया है। रंगोली बनाई गई है, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है या कोई बड़ा पर्व होता है तब इस तरीके की रंगोली घरों में अपने आसपास बनाई जाती है, और वैसे ही नज़ारा देखा जा रहा है। पूरा जनजातीय विरासत, संस्कृति जो है वो कलाओं के जरिए जो है वो भी उकेरने की कोशिश इस मंच पर की गई है। और देखिए, हो भी क्यों ना, कई ऐसे काम केंद्र सरकार के रहे हैं जिनका सीधा लाभ जनजातीय वर्ग को मिला है, और आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 7,300 करोड़ से ज्यादा के वो काम हैं जो प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, आहार अनुदान योजना जो सरकार चलाती है, 1500 रुपए मासिक किस्त जो है वो लाभार्थियों तक पहुंचती है, और अपने आहार, पोषण आहार के लिए वो महिलाएं उसको इस्तेमाल करती हैं। जनजातीय वर्ग की अगर खासतौर से बात करें, पिछले वर्ग की, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ सीधे उनके सेहत पर पड़ता है। और
और ऐसी करीब 1.5 से 2 लाख महिला लाभार्थियों को उसकी किस्त जो है वो प्रधानमंत्री देंगे। स्वामित्व योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आप जानते हैं एक जमीन का टुकड़ा जो जिस जमीन पर जिस जगहों पर बरसों से पीढ़ियां रह रही थी, लेकिन उसका अधिकार उनके पास नहीं था, उसके कागज उनके पास नहीं होते थे, ऐसे करीब 1.5 लाख जो प्राधिकार पत्र जो हैं वो प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं। जनजातीय वर्ग के छात्रों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। टंट्या भील विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो आज प्रधानमंत्री रख रहे हैं। 170 करोड़ रुपए की ये पूरा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। पीएम राइज स्कूल की अगर बात करें, एकलव्य विद्यालय जिसको कहा जाता है, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्र में रखने वाले हैं, जिससे जो स्कूली छात्र हैं वो पहुंचेंगे। और सरकार का एक आंकड़ा भी है जो कुछ दिन पहले ही आया निकलकर सामने, संसद में बताया गया कि 65% जो है ट्राइबल एरिया के छात्रों का स्कूल पहुंचने का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। और इसके साथ साथ रेलवे के विस्तार की अगर बात करें तो उसके कई प्रोजेक्ट हैं। रतलाम मनावर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के काम का भी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों के विस्तार को लेकर, उसके चौड़ीकरण को लेकर भी लगातार देश में काम चल रहे हैं। और उसके भी कई प्रोजेक्ट हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के कई राज्यों को इससे सीधे जोड़ने वाले हैं। आदर्श ग्राम 550 के करीब जो आदर्श ग्राम है उनमें कई काम होते हैं, चाहे वो पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ियां हो, ऐसे कई राशन की दुकानें हो, ऐसे कई काम वहां पर हो सके, उसके भी पैसे जो है वो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में साझा करने वाले हैं। साथ में मुकुल, प्रधानमंत्री इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं लाभार्थियों से कि क्या वाकई चीजें उन तक पहुंच रही हैं। तो इस कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहले पहुंचेंगे, यानी कि जो बीजेपी के इस जनजातीय सम्मेलन से पहले एक कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, वहां प्रधानमंत्री सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और वो लाभार्थी उनके आसपास होंगे जिनको केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, और उसकी जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री जानने पर विश्वास रखते हैं। और वो संवाद भी जो है वो प्रधानमंत्री वहां पर करते हुए दिखाई देंगे। मुकुल जी बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य आपका। दोबारा आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जेपी नड्डा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि, और उसी के उपलक्ष्य में बीजेपी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अलग अलग जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनको नमन करते हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो सीधे तौर पर उनका मानना था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल ज़मीन का टुकड़ा मात बनकर रह जाएगा। प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और ख़ासतौर से अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता, आज उनकी पुण्यतिथि। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से शत शत नमन। उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर देश को आगे ले जाने का मार्ग दिखाया, जो विकसित भारत के निर्माण में भी प्रेरणा स्रोत बना है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि पर उनकी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सुतूरू यात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और थिरथरा गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की कर्नाटक यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफ़ी अहम होगी।
वे बीजेपी कर्नाटक कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही लोकसभा क्लस्टर की बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के विधायक अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। सभी सदस्यों ने अयोध्या धाम रवाना होने से पहले जय श्री राम के नारे लगाए। ये सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्पीकर सतीश महाना के निमंत्रण पर रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि सपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। किसी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो पूरा देश देख रहा है। अब कैबिनेट मंत्री और नेता भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का प्रयास अयोध्या में जो हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं। अब सारे कैबिनेट मंत्री जो आ रहे हैं उनको भी वो भी देखेंगे अयोध्या का विकास भी, और साथ साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, विराजमान हो गए हैं गर्भगृह में, उनका भी दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन करने के लिए जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उनका केवल दर्शन नहीं है बल्कि यह मुख्यमंत्री जी का बराबर यहाँ आना और क्या समीक्षा करते हैं, क्या कार्य से उन्होंने संपन्न किया है, ये सब भी देखेंगे कैबिनेट मंत्री। इसीलिए सभी के रामलला की ओर से सबका स्वागत है, सम्मान है। और आइए और अब सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ना सिर्फ विधानसभा बल्कि विधान परिषद के जो तमाम सदस्य हैं वो रवाना हो चुके हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ हमने देखा कि जो यात्रा है शुरू हुई है, क्या और ताज़ा जानकारी इस मामले में? देखिए मुकुल, जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हुए थे उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जब राम अपने मंदिर में स्थापित हो गए तो जाहिर है कि सारा कुछ राममय हो गया है जी। तो वो राममय विधानसभा से दिख रहा है, जिसमें बसपा के लोग जा रहे हैं, आरएलडी के लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जरूर नहीं गए, लेकिन ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा लाया गया था। जो राकेश सिंह गौरीगंज से विधायक हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि बेहतर होता कि सभी विधायकों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाते। तो प्रस्ताव उनकी तरफ से था, लेकिन जो भी राजनीतिक कारण है, जो भी वोट के राजनीति के कारण है, उसके कारण वो लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं हैं जो भगवान राम में, समाजवादी पार्टी में होंगे, लेकिन धार्मिक आस्था भगवान राम में है, तो आस्थाएं उनकी जरूर है, लेकिन जो वोट की राजनीति आने आ रही है। बाकी सारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यक्ष के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, और इन तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश के अब जो कैबिनेट मंत्री हैं, नेता हैं, सदस्य हैं, वो भी रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। किस वक्त तक वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है रामेन? देखिए वो 12 बजे से पहले उम्मीद है कि वहाँ पहुँच जाए। 11 के आसपास की संभावना दिख रही है, क्योंकि बस से गए, लग्जरी बस व्यवस्था की गई कि सारे लोग एक साथ जाएं और वहाँ सिक्योरिटी उसी तरह कर दी गई कि जैसे लोग पहुँचेंगे तो व्यवस्था में कोई व्यवधान न हो। जो बाकी लोगों का उनको रोक दिया गया है कि जिससे ये लोग सीधे जाके दर्शन कर लें। 11 से 12 के बीच की उम्मीद है कि वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। और अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के जो लोग जा रहे हैं वो अयोध्या का डेवलपमेंट भी देखें, जो लखनऊ में राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, वो वास्तविक अयोध्या देखें, राजनीतिक लोग भी देखें, दूसरे दलों के लोग भी देखें कि किस तरह राम की अयोध्या बदली है, क्या क्या वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। तो राम सबके, जो उत्तर प्रदेश है यानी राम सबके मन में बसने वाले हैं, तो राम में चीजें हो रही हैं।
तो वहां जा करके देखना बेहतर होगा इन लोगों के लिए। बिल्कुल, और जैसे जैसे इनका जो काफिला है आगे पहुंच रहा है अयोध्या की तरफ, तो उनके किस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है वो भी तस्वीरें हम यहाँ देख पा रहे थे। लेकिन खासतौर से जो बसपा विधायक है उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं चाहते, लेकिन और जो दूसरी भले ही पार्टियां हैं, सपा का खासतौर से उन्होंने यहाँ अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि वो शायद इसका भी राजनीतिकरण कर रही हैं, लेकिन श्री राम जो हैं वो सबके हैं, और उसी के तहत हम मान सकते हैं कि जो तमाम दूसरे दल भी हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जिन्होंने भारत को नहीं पढ़ा, जिन्होंने भारत का दर्शन नहीं पढ़ा, केवल राजनीति पढ़ी है, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही। जिन्होंने भारत का दर्शन पढ़ा, राम तो सबके पूर्वज हैं, राम के अनुयायी तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हैं। भारत का नाम ही उनके पूर्वजों के नाम पर रखा गया है। तो जिन्होंने भारत का दर्शन नहीं पढ़ा है, भारतीय सनातन इतिहास नहीं पढ़ा, भारतीय सभ्यता नहीं पढ़ी, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जिनको राजनीति करना है, जिनको तो मुस्लिम वोट के पुष्टिकरण के लिए राम मंदिर नहीं जाना है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। राम से कोई मुस्लिम नाराज नहीं है, राम कोई सनातन धर्म में, राम तो सबके है ना। राम तो यहाँ भारत में रहने वाला मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मोस्टली तो उन सबके वंशज हैं, उन सबके पूर्वज हैं। तो राम से कोई विरोध नहीं। अगर राजनीति हो तो शायद राम का विरोध भी ना हो, राजनीतिक कारणों से होता है। और राजनीति के जो लोग कर रहे हैं उनको आप देख पा रहे हैं, हालांकि वो किस तरह हाशिए पर जा रहे हैं डे बाई डे, वो भी राजनीति में देखा जा रहा है। तो राम का विरोध करने वाले कहाँ रह पाएंगे? राम तो सबके है ना, राम तो सबरी के भी है, राम तो अहिल्या के भी हैं, तो राम तो सबके है ना। तो राम के साथ जो नहीं रहेगा वो किसके साथ रहेगा? तो राम का अनुसरण तो करना पड़ेगा, आज करे राजनीति में या कल करे, करना तो है उनको। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी, जो बात आप कह रहे थे कि श्री राम जो हैं वो सबके हैं, और यही सद्भाव की जो भावना है ये भी ज़रूरी कि हर एक में हो, क्योंकि इससे अलग लगता नहीं कि हम जा सकते हैं। देखिए, राम के दर्शन को छोड़ के मुकुल कैसे भारत का कोई नागरिक नहीं जान सकता है। राम का दर्शन, हम राम राज्य की कल्पना करते, गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, पंथनिरपेक्ष नहीं थे। गांधी जी ने कल्पना की थी, तमाम बात के शासक है, उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। तो राम राज्य तो हमारी कल्पना, यानी जो सबसे परिष्कृत होगा वो राम राज्य होगा। तो उससे दूर कैसे जाया जा सकता है? राम राज्य में सब समाहित है, जात नहीं है, धर्म नहीं है, भेद नहीं है, भाव नहीं है, भाषा का विरोध नहीं है, सब राम में है। जब सब राम में होता है तब राम की स्थिति होती है, वो परिस्थितियां बनती है। तो आज ऐसी परिस्थितियां, जिन्होंने नहीं देखा कि भगवान राम का जिस समय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कहां से लोग आए, 3 दिन तक लोग दूसरे जिलों में रुके रहे। जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई वैसे अयोध्या में आ गए तो 5 लाख लोग, 6 लाख लोग एक साथ आ जाते हैं। उनको राम के ताप का, उनके प्रताप का पता नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। राम का विरोध करने वाले लोग, हमें नहीं लगता कि राजनीति के लिए भी बहुत आने वाले भविष्य में उपयुक्त होंगे, कि समाज के लिए उपयुक्त होंगे। दोनों लोगों, दोनों जगह पर उनके लिए समस्याएं क्रिएट होंगी। मुझे लगता है जो, क्योंकि राम को अलग से हटा के नहीं देखा जा सकता। राम पूरे भारत दर्शन, भारत का पूरा जीवन दर्शन राम है। राम सिर्फ दुनिया के कई देशों से जुड़ते हैं, ये नहीं देख रहे हैं। उनको लगता है कि हम कट जाएंगे। कई देश राम के कारण हमसे जुड़े हुए बिल्कुल। तो जो लोग ये कर रहे हैं, शायद उनको आगे चल के निराशा होगी, अभी जो लग रहा है हम लोगों। जी बिल्कुल, और राम आपके नाम के साथ भी जुड़े हुए हैं रामेंद्र। लेकिन अगर देखा जाए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब सपा की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी कि अभी हमें निमंत्रण नहीं मिला है, निमंत्रण मिलेगा तो देखा जाएगा, क्या आज की ये जो दर्शन करने जा रही है यूपी कैबिनेट, इसको लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सपा की तरफ से आई है अभी तक? अभी तक कोई प्रतिक्रिया मुकुल नहीं आई है, लेकिन उनके चरित्र को मूल रूप से लोग जानते हैं। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन भी गोलीकांड का जिक्र हो रहा था कई जगह पर। तो जो उनका मूल चरित्र है उससे वो हटेंगे, हमको नहीं लगता। राजनीति में जो अभी तक का उनका देख करके आए हैं चलन, तो लगता नहीं है। लेकिन तो वो बेहतर होता कि अयोध्या जाते तो शायद उनके मन मस्तिष्क विचार बदलते। यहाँ सब है, राम मंदिर में जितना भी अयोध्या का पूरा जो मूल है, आप देख लीजिए, तो वहाँ जितने मंदिरों की पुताई होती है वो मुस्लिम करते हैं, जो फूल की खेती मुस्लिम करते हैं, खड़ा मुस्लिम बनाते हैं। राम भगवान राम के मंदिर के जो कपड़े थे अभी तक मुस्लिम बनाते थे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक कोई धर्म कट जाएगा, कोई वोट कट जाएगा, तो वो उनकी धारणा हो सकती है। राम के साथ तो सब है ना, राम के साथ कोई धर्म जात पंथ नहीं आता है। तो उनको नए सिरे से विश्लेषण करना पड़ेगा आने वाले समय में मुकुल जी राजनीति में। जी बिल्कुल, और अभी तक रामेंद्र अगर देखा जाए तो शायद उनकी राजनीति भी इसी ढर्रे पर लगातार चलती आई है। देखिए, राम के विरोध की बिल्कुल आप देखिए ना कि लोकसभा का जो पिछला चुनाव था उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी चारों दल मिलकर वहां चुनाव लड़े और उसके बाद चुनाव हार गए। तो आप समझिए कि
तो वो समझ नहीं पा रहे कि वोट का जो निर्धारण वो राजनीति में कैटेगराइज करते हैं ना कि हम ये कर लेंगे फिर ये वोट आ जाएगा, वो नहीं, जो सबको लेकर चलेगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा, वो देश में राज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए सत्तासीन है कि वो सबको साथ लेकर चलते। किसी योजना में क्या लगता है आपको कि धर्म जात का कहीं भेदभाव है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं, कहीं धर्म और जात पंथ का भेदभाव आता है क्या? आवास मिल रहा है सभी को मिल रहा है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, सबको मिल रहा है, बिजली मिल रही सबको मिल रही, सड़क मिल रही सबको मिल रही। तो जो उनको राजनीति केवल कब्रिस्तान, शमशान और मंदिर के नाम पर करना है, जो विकास के नाम पर राजनीति करेंगे, जो सबको देने के नाम पर राजनीति करेंगे, वो राजनीति अलग है। और अखिलेश यादव की राजनीति अलग है समाजवादी पार्टी की। तो नए सिरे से उनको आने वाले भविष्य सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते तो बदायूं से जो संघमित्रा मौर्य चुनाव जीत के वहां तो इस तरह का हिंदू वोट नहीं कि चुनाव जीत के, यानी मुस्लिम वोट भी मिला है भाजपा को। तो आने वाले दौर में वोट बढ़ेगा और शायद उनको निराशा होगी, जो लोग राम मंदिर से दूरी बनाए उनको निराशा होगी कि हमने गलती की, राम के साथ चलना चाहिए, राम निष्ठा बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये शायद पश्चाताप जो है वो ज़रूर होगा कि जब एक अवसर था रामलला के दर्शन करने का वो उन्होंने खो दिया, जब नमन करना था वो अवसर उन्होंने खो दिया, और अब आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से अभी भी क्या वही स्वार्थ की राजनीति जो है वो लगातार होती रहेगी या निस्वार्थ भाव से वो भी रामलला की शरण में जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र बता रहे थे किस तरीके से यूपी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुणे में वे श्री तपोवन मठ में आध्यात्मिक गुरु गोविंद देवगिरी महाराज से मुलाकात की। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता भक्ति अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भक्ति से उपजी शक्ति दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टे करती है। महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है, और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई में एन मक्कल यात्रा में भाग लेंगे। इसके साथ ही चेन्नई में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसमें भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन ने सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन से गार्ड की कमान संभाली। ये देश की सैन्य परंपरा को भी दर्शाता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में शामिल होकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 6ठी सिख जवानों की ड्रिल और अनुशासन उत्तम स्तर पर है। आज अपना कार्यकाल पूरा करने वाली 6 सिख भारतीय सेना की युवा और अनुशासित बटालियन है। मैं कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी तथा 6 सिख के अधिकारियों और सैनिकों की सराहना करती हूँ। इन्होंने नवंबर 2020 से अभी तक अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाई है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करना है। इससे पहले जनता दल यू ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कल पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया।
इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। उन्हें घर जाने से मनाही की गई है। वे अब फ्लोर टेस्ट यानी सोमवार तक तेजस्वी यादव के आवास में ही रहेंगे। सभी विधायकों के सामान अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंचने लगे हैं। विधायकों द्वारा घर से कंबल और कपड़ा दवाइयां मंगाई गई हैं। साथ ही आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि राजद द्वारा विधायकों को रोका जाना दिखाता है कि महागठबंधन डर गया है और एनडीए की जीत तय है। महागठबंधन के घटक दल राजद द्वारा यह फैसला लिया जाना कि सारे विधायक और विधान पार्षद 5 देश रत्न मार्ग में राजनैतिक रूप से नजरबंद रहेंगे। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। हरियाणा में किसानों की विरोध रैली और दिल्ली चलो के आह्वान को देखते हुए 7 जिलों में आज सुबह 6 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में लगाई गई है। साथ ही बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर भी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। अंबाला समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार के आदेशों के अनुसार अंबाला शहर के सेक्टर 10 के राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पंजाब से हरियाणा जाने वाले अन्य रास्तों से भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। प्रदेश में 152 नाके लगाए गए हैं। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शंभू बॉर्डर, सदोपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू से ही कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रूपरेखा तैयार करते हुए उस पर कार्य भी कर रही है। जहां से किसानों के आने की आशंका है, उन स्थानों को चिन्हित करते हुए कई स्थानों पर नाके लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने भी जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंध के बारे में उन्हें अवगत कराया। आईजी अंबाला और पुलिस अधीक्षक अंबाला ने भी उन्हें विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई फैसले लिए हैं। कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। किसानों के लिए कल्याण के लिए अनेकों नीतियां लेकर आए। अब तक लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खाते में डाला। पिछले 3-4 साल से 1 रुपया भी यूरिया और खाद के दाम बढ़ने नहीं दिए। केंद्र की ओर से लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। किसान का मुनाफा बढ़े इसके लिए नैनो यूरिया तक लेकर आए। खरीद दुगनी से ज़्यादा की। यूपीए ने जितनी 10 साल में खरीद की उससे दुगनी से ज़्यादा खरीद हमने की और उससे ज़्यादा पैसा भी दिया। ये सारे निर्णय जो है किसानों के हित में है। ई-नैम से लेके अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारा मोदी सरकार की देन है। वहीं हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नैनीताल पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को दूध, राशन, दवाइयां आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र को छोड़ते हुए अन्य क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा बहाल हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव चलो अभियान के दौरान उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की। चंपावत में उन्होंने
टीपीएस एग्रो फैक्ट्री का निरीक्षण किया और इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता के साथ सीधे बातचीत के माध्यम से सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को समझने के महत्व पर जोर देते हुए व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान, सरकारी पहल और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर चर्चा की। वाराणसी के गौरगांव में भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। योजनाओं के बारे में जानकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यह है वाराणसी का गौरगांव। यहां भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने एक दिन का प्रवास किया। इस दौरान सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। आने का मुख्य उद्देश्य है पार्टी की जो योजना है, पहला जाकर के सांगठनिक कार्यों को पूरा करना है। हमने आकर के सर्वप्रथम यहाँ पर अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ समिति की बैठक किया, लोगों से चर्चा किया और सभी लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने गौरगांव में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी की। गौरगांव बीजेपी के लिए पारंपरिक और ऐतिहासिक गांव भी है, क्योंकि यहाँ के सुरेश सिंह जो कि 99 वर्ष के हैं और जनसंघ के जमाने के प्रत्याशी रह चुके हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अद्भुत नेता मानते हैं। आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें 3 महान गुण हैं। बिल्कुल राष्ट्र को समर्पण है, मन वाणी कर्म तीनों। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी जो इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत गांव में आए हैं, वो अपनी पूरी बूथ समिति, पन्ना समिति और सारे सैनिक परिवारों के घर गए, अपनी सामाजिक बस्तियों में गए। गांव चलो अभियान में हमारे क्षेत्रीय काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप पटेल जी हमारे पधारे हुए हैं और हम लोग उनके साथ में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के आयोजन से जहां ग्रामवासियों में भाजपा की पैठ और मजबूत हो रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। गौर गांव है और आह्वान है चलो गांव की ओर। कितना समन्वय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का इस गांव में लाभार्थियों के साथ, मतदाताओं के साथ किस तरह रुख मोड़ रहे हैं मतदाताओं का अपने नायक और यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री की तरफ, पार्टी की तरफ, पार्टी की नीतियों के बारे में बता के, नेतृत्व के बारे में बता के और लाभ के बारे में बता के। सबका साथ सबका विकास यानी शहर और गांव दोनों ही शामिल हैं इस चलो गांव की ओर के साथ। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, गौरगांव, वाराणसी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आज द स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली के 57वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, ये इसका 57वां संस्करण है जिसमें विंटेज कलेक्शन और जो क्लासिक मॉडल की कार रैली है वो आयोजित की जाती है और इसको आज हरी झंडी दिखाई केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। विंटेज मॉडल सारे यानी काफ़ी पुरानी जो मॉडल हैं, क्लासिक मॉडल, वो इस रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। 57वां ये संस्करण वाराणसी सांस्कृतिक और आस्था की नगरी होने के साथ प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। धर्म, आध्यात्म और पर्यटन की नगरी में प्रकृति प्रेमी सैलानियों के घूमने टहलने के लिए ढेरों स्थान हैं, जिसमें मार्कंडेय महादेव में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा सैलानियों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। तो जाना आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि जब हम बात करते हैं वाराणसी की, काशी की, अलग अलग पहलू जो हैं वो हमें वहाँ नज़र आते हैं। पर्यटन की बात की जाए या मार्कंडेय मंदिर की हम बात करें, जो वहाँ जो पक्षी आते हैं वो भी सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। आइए उसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मार्कंडेय घाट, मार्कंडेय महादेव का एक घाट भी बनाया है यहाँ के क्षेत्रीय सांसद ने, जो काफी खूबसूरत है देखने में। प्रवासी पक्षी जो प्रकृति के कितने करीब हम लोगों को ले आते हैं, साथ ही वहाँ दूर
गंगा और गोमती का संगम भी है जिन्हें आप देखने आ सकते हैं। पाथवे बनवा दिया गया है यहाँ के सांसद द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा, जिससे लोग पैदल चलकर भी संगम का वह पवित्र तीर्थ स्थल जो होता है गंगा गोमती का, उसे भी देख सकते हैं। प्रवासी पक्षी तो आते ही हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन या पर्यटन जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उसको लोग कैसे देख रहे हैं? एक यहाँ के लोकल ही हैं, आप अपने बारे में बताइए और किस तरह से देखते हैं ये जो पक्षी आ रहे हैं? यहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा यह स्थान है और अभी काफ़ी विकास यहाँ पे हो गया है। सबसे बड़ी बात की है तो आदि गंगा गोमती जो हम लोग बोलते हैं वह हमारे पास में है और गंगा और गोमती का ये संगम है। ये संगम ही बड़ा दुर्लभ है और यहाँ पे नाना प्रकार के पक्षी आए हैं, बाहरी पक्षी हैं, इससे बहुत अच्छा माहौल बनता है। इस समय तो साइबेरियन जो प्रवासी पक्षी आए हुए हैं, इनको भी देखने के लिए वाराणसी शहर से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से लोग नहाकर मार्कंडे जी का दर्शन करके एक पर्यटक स्थल के रूप में एक खूब बहुत बढ़िया से स्थापित हो रहा है। गंगा गोमती के जो संगम स्थल है वहाँ तक ये घुमाने ले जाते हैं। दुर्लभ दृश्य है ये साइबेरियन जो दूसरे देश से ये पक्षी आए हुए हैं और उनको भी लोग कुछ न कुछ खिलाते हैं। जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बेचते हैं तो उनको भी रोजगार मिल रहा है। यानी विकास भी है और धर्म के प्रति आस्था भी। मार्कंडे महादेव का यह घाट, माँ गंगा और गोमती का संगम तक। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, मार्कंडे महादेव, कैथी, वाराणसी। बसंत ऋतु के आगाज के साथ ही नई दिल्ली का शांति पथ रंग बिरंगे फूलों से गुलजार है। एनडीएमसी कल से 21 फरवरी तक ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए नई दिल्ली के शांति पथ पर, जहां 10 फरवरी से 21 फरवरी तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किया है। यहां आपको अलग अलग रंगों के हजारों ट्यूलिप खिले हुए नजर आएंगे। इस पर शांति पथ पर अकेले 80,000 ट्यूलिप बल्ब हमने लगाई इस साल और पूरे एरिया में तो 2 लाख लगाई। 80,000 बल्ब इसमें लगाए शांति पथ पर अकेले। और टोटल जो ये राउंड अबाउट्स हैं इस पर हमने 35,000 के करीब लगाए। इसमें जितने भी आप देख रहे हैं शांति पथ पर सारे अकबर रोड तक राउंड अबाउट्स हैं, तो ये अच्छा लगेगा लोगों को। इन रंग बिरंगे फूलों को निहारने बड़ी तादाद में फूल प्रेमी भी पहुंचे हुए हैं। पहली बार इस तरह की चीज़ जो देखी है वो वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दिल्ली बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ भी ये चीज़ हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगता है। ट्यूलिप्स इतने फ्रेश और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं कि उनको देख के आपका पूरा दिन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो जाता है। वहीं अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पहुंचकर ट्यूलिप को देखकर काफी खुश नजर आए और उसके बारे में जानकारी भी वो हासिल कर रहे थे। यहाँ पर ट्यूलिप डिफरेंट टाइप्स के हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर ये एक अच्छा सा गार्डन है। पहले हमने ट्यूलिप के बारे में पढ़ा था और देखा भी था, पर आज हम एनडीएमसी की ये ट्यूलिप देखने भी आए हैं और साथ साथ ये हमें ट्यूलिप के बारे में भी बता रहे हैं और इसकी जो भी हिस्ट्री रही है वो भी आज बताएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे आकर के हमने देखा कि इन फूलों के बारे में जानकारी मिली है कि रात के समय ये बंद हो जाते हैं और सुबह के समय धूप की रोशनी से खिल जाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में आकर्षण बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ट्यूलिप, इंडो डच म्यूजिक इवेंट, फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। आप भी अगर ट्यूलिप का दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए नई दिल्ली के शांति पथ पर, जहां पर कई रंगों के हजारों ट्यूलिप आपका इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां आम चुनाव के 3 दिन बाद भी यहां राजनीतिक अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
ध्यान रहे कि चुनाव से ठीक पहले पीटीआई का चुनाव चिन्ह वापस ले लिया जाने की वजह से उसके उम्मीदवारों ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। ताज़ा परिणामों के अनुसार स्वतंत्र उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जबकि दल के तौर पर नवाज शरीफ की पार्टी सबसे आगे है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पूरी चुनाव प्रक्रिया में भारी धांधली के आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि जीते हुए उम्मीदवारों को पराजित घोषित किया जा रहा है। पीटीआई जगह जगह भारी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। चुनाव नतीजों में देरी की वजह से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन 265 सीटों पर मतदान हुआ उनमें 261 सीटों के परिणाम ही अभी सामने आ सके हैं। अब तक के परिणामों के अनुसार पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार 92, नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार 77 और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के उम्मीदवार 54 सीटें जीत चुके हैं। पीटीआई सहित कई दल चुनाव नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कल लाहौर हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई भी होने जा रही है। उधर नवाज और बिलावल की पार्टियां मिलकर सरकार गठन पर बातचीत में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इस्लामी राजनीतिक दल के सैकड़ों समर्थकों ने चुनाव परिणामों में हो रही देरी के कारण लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर उतर आए और चुनाव परिणामों और अंतिम वोट की घोषणा में देरी की निंदा की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी ने चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि चुनाव के दौरान व्यापक अनियमितताएं देखी गईं। साद रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कई निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ के इरादे के मद्देनज़र नतीजों को रोक दिया गया है। वहीं मलेशिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक राज्य द्वारा बनाए गए शरिया आधारित कानून रद्द किए जाने पर कट्टरपंथी विरोध जता रहे हैं। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केलंतन राज्य द्वारा बनाए गए शरिया आधारित एक दर्जन से अधिक कानूनों को रद्द कर दिया था। अदालत ने इसे संघीय प्राधिकार में अतिक्रमण बताया था। अदालत ने 8-1 के बहुमत से 16 कानूनों को अमान्य करार दिया। अदालत ने कहा कि राज्य इन विषयों पर इस्लामी कानून नहीं बना सकते। अदालत ने कहा कि ये संघीय अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर कट्टरपंथियों का कहना है कि इस फैसले से देश भर में धार्मिक अदालतें कमजोर हो सकती हैं। फिनलैंड में आज दूसरे चरण का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में 28 जनवरी को हुए मतदान के पहले दौर में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने मामूली अंतर से जीत हासिल की और नवीनतम चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में वे पूर्व विदेश मंत्री पेक्वाके हाविस्टो से 6-8% अंकों से आगे हैं। अलेक्जेंडर स्टब को पहले दौर में 27.2% समर्थन मिला। वहीं पेक हाविस्टो को 25.8% का समर्थन मिला। किसी को भी 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिनलैंड वासियों के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इजराइल में सेना ने गाजा में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग का दावा किया है। ये सुरंग 700 मीटर लंबी है। इजराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं फ़लस्तीन ने इजराइल पर UNRWA को बदनाम करने का आरोप लगाया। UNRWA में 13,000 लोग कार्यरत हैं। ये गाजा पट्टी और सहायता पर निर्भर लोगों के लिए जीवन रेखा रही है। ये एजेंसी प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल, क्लिनिक और अन्य सामाजिक सेवाएं मुहैया कराती है। सेना ने दावा किया कि मुख्यालय ने सुरंग को बिजली की आपूर्ति की। UNRWA का कहना है कि उसने सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने UNRWA के प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है। यूक्रेन के खर्किव शहर पर रूस के ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। खर्किव क्षेत्रीय गवर्नर ओलेहा सिनेहुबोव ने जानकारी देते हुए कहा कि ड्रोन हमले से आग लगने के कारण बुनियादी ढांचे और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। मृतकों में 5 लोगों का एक परिवार था, जिनमें 8 साल, 4 साल का और एक 10 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि रूसी आतंकवादियों के हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसी हत्याओं के अपराधियों को सजा नहीं मिली है। ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा कि ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हो गए और कुछ बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया।
इस चुनाव में 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं राष्ट्रपति पद के दावेदार प्रोबोवो सुबियांटो पर। फिलहाल जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा पूरी कर चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद के दावेदारों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को राजधानी जकार्ता और मध्य जावा शहर सोलो और सेमारंग में अंतिम रैलियां निकाली। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडोनेशिया के 204.8 मिलियन मतदाताओं में से आधे से अधिक 40 वर्ष से कम आयु के हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन की कमजोर याददाश्त का हवाला देते हुए उनको देश का सर्वोच्च कमान संभालने के लिए अयोग्य बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक हालिया स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन की याददाश्त कमजोर हो गई है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैटलिन नोवाक ने बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को माफी दिए जाने पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इस्तीफा दिया। हंगरी के विपक्षी दलों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की थी। कैटलिन नोवाक ने कहा कि बाल यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को माफ करके उन्होंने बड़ी गलती की है। कैटलिन नोवाक ने कहा कि वह कभी भी किसी बाल यौन शोषणकर्ता को क्षमादान नहीं देंगी। वहीं इटली में एक लग्जरी यार्ड जलकर खाक हो गया। सेंट फ्लेसियो बंदरगाह के करीब आग लगने की घटना में नाव से आग की लपटें दिखाई दी। लग्जरी यार्ड की नज़दीक से जा रहे जहाज़ों ने यार्ड को जलते हुए देखा। स्थानीय मीडिया के अनुसार लातीना प्रांत में बंदरगाह के नज़दीक कई नावों को जलता हुआ देखा गया। पुलिस और इटली के तटरक्षक बल जहाज़ में आग लगने की घटना की जांच में जुट गए हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पुलिस और किसानों और लॉरी चालकों के एक समूह के बीच हाथापाई हुई। स्पेन में ड्राइवर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह प्लेटफॉर्म नेशनल और एक नवनिर्मित किसान समूह प्लेटफॉर्म 6F ने स्पेनिश और यूरोपीय नेताओं के संयुक्त रूप से कार्रवाई की मांग के लिए राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया। उनका दावा है कि पर्यावरण की रक्षा के नियम उन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। उन्होंने इसे अवरुद्ध करने के लिए एक मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश की थी, जो यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों और श्रमिकों द्वारा देखे गए कई विरोध प्रदर्शनों में से एक था। अब बात करते हैं खेल जगत की। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से आज होगा। दक्षिण अफ्रीकी के बिनौनी में फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारत खिताब पर लगातार कब्जे की कोशिश करेगा। 5 विजेता ट्रॉफी के साथ वह टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 1 विकेट से रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत ने मंगलवार को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया था। छठी बार अंडर 19 का विश्व सरताज बनने का सपना लिए टीम इंडिया तैयार है। मैन इन ब्लू लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे इस विश्व कप में अब तक अजय रहे हैं। बहरहाल अब फाइनल है, जहां सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। पूरे टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीद है कि फाइनल मैच रोमांच की हदों को पार कर सकता है। भारत की बात करें तो टीम इंडिया 5 बार की चैंपियन है। भारत की अंडर 19 टीम ने 2012 और 2018 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यही वजह है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में भी प्रबल दावेदार के तौर पर सामने है। भारतीय टीम हमेशा इस आयु वर्ग के टूर्नामेंट में पावर हाउस बनकर सामने आती रही है और इस टूर्नामेंट में 9वीं बार फाइनल में पहुंचना इस बात का उदाहरण है। बल्लेबाजी में कप्तान उदय सहारन और सचिन दास ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं गेंदबाजी में नमन तिवारी की धारदार गेंदों ने विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है। वहीं अर्शिन कुलकर्णी का ऑलराउंडर अंदाज टीम के लिए फाइनल स्ट्राइक कर सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम काफी संतुलित दिख रही है। खास तौर पर जिस तरह से दबाव से निकलकर टीम ने अपनी बल्लेबाजी को निखारा है, वो इस टीम का प्लस पॉइंट है। टॉम स्ट्रैकर टीम के घातक गेंदबाज हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस फाइनल एनकाउंटर में इस गेंदबाज से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क,
डीडी न्यूज। कतर की फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर एशियन कप फाइनल में जीत दर्ज की। अकरम अफीफ ने कतर की ओर से हैट्रिक लगाई। वे एशियन कप फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस परिणाम का मतलब है कि कतर लगातार 2 बार एशियन कप जीतने वाली। और आइए आपको ले चलते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं स्थापना जन्मोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी का जो संबोधन है, देखते हैं उसी को वर्चुअल मोड में ये संबोधन। नमस्ते। कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी पुरुषोत्तम रूपाला जी, आर्य समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के शुभारंभ में भाग लेने का अवसर मिला था। जिस महापुरुष का योगदान इतना अप्रतिम हो, उनसे जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभूमि हरियाणा लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने, समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है, उनकी अपनी एक भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को भी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानंद जी का जन्म ऐसा ही अभूतपूर्व पल था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था।
ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। साथियों, हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है। हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। आज आर्य समाज के देश और दुनिया में 2500 से ज्यादा स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। आप सभी 400 से ज्यादा गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज 21वीं सदी के इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियानों की जिम्मेदारी उठाए। डीएवी संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक जीती जागती स्मृति है, प्रेरणा है, चैतन्य भूमि है। हम उनको निरंतर सशक्त करेंगे तो ये महर्षि दयानंद जी को हमारी पुण्य श्रद्धांजलि होगी। भारतीय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था आज की बड़ी जरूरत है। आर्य समाज के विद्यालय इसके बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब इसे विस्तार दे रहा है। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो,
जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो। आज की आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला मिशन लाइफ हो। हमारे मिलेट्स, श्री अन्न को प्रोत्साहन देना हो, योग हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आना हो। आर्य समाज के शिक्षा संस्थान, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी सब मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपके संस्थानों में जो विद्यार्थी हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे युवकों की भी है जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं। उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में वो मतदान का महत्व समझे, ये दायित्व समझना भी आप सभी वरिष्ठों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब इतने बड़े अवसर को अपने प्रयासों, अपनी उपलब्धियां, उसे सचमुच में यादगार बनाएं। साथियों, प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विषय है जो सभी विद्यार्थियों को लिए समझना, जानना जरूरी है। हमारे आचार्य देवव्रत जी तो इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के जन्म क्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले, इससे बेहतर और क्या होगा। साथियों, महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों, इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन की शक्ति भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत, माय भारत है। दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से मेरा आग्रह है कि वो डीएवी शैक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आप सभी को महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर महर्षि दयानंद जी को, आप सभी संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।